रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बरसात की सुहानी रात थी। काजल अपने बॉयफ्रेंड युवी की बाहों में खोई उसे किस कर रही थी। तभी युवी के सर पर एक हवा में से गोलगप्पा आ गिरता है, जिसे वो काजल को दिखाते हुए बोलता है, जान देखो ना, पता नहीं कहाँ से ये गोलगप्पा आ गिरा मेरे सर पर। छोड़ो ना युवी, क्या तुम इस गोलगप्पे को देख रहे हो? अरे मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो ना, फेंको इसे। काजल जैसे ही वो गोलगप्पा जमीन पर फेंकती है, तभी उस गोलगप्पे में से खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद युवी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है। काजल बेड पर लेटी उसका वेट कर रही होती है कि तभी एक डरावनी सी आवाज कमरे में गूंजने लगती है। काजल, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मार दोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? कभी नहीं। जिस तरह तुमने मुझे मारा था मैं भी तुम्हें मार दूंगा, वो भी गोलगप्पे खिला खिला कर। देखती जाओ अब क्या क्या होगा। ये आवाज सुनकर काजल बुरी तरह से डर जाती है। तभी युवी वॉशरूम से बाहर आता है और काजल को इस तरह डरा हुआ देखकर बोलता है, क्या हुआ जान, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? युवी, तुमने वो आवाज सुनी? वो डरावनी सी आवाज? कौन सी डरावनी आवाज काजल? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तुम खुली आंखों से सपने देख रही हो? नहीं, सच में वो महेश की आवाज थी। काजल कहा है ना, उसका नाम मत लिया करो। उसे तो हमने मिलकर मारा था। भूल गई वो रात किस तरह हमने उसे मारा था, वो भी खिला खिला कर। उसकी आत्मा भी अपना पेट पकड़कर रो रही होगी, इतना खिलाया था। युवी, तुम खुद सोचो ना, वो गोलगप्पा अचानक से कैसे आकर गिर गया तुम्हारे सर पर? यार काजल, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती हो, यूं ही बेमतलब में। चलो अब सो जाओ। ठीक है। इतना कहकर युवी भी उसके बगल में आकर लेट जाता है और लाइट ऑफ करके सो जाता है। पर काजल की आंखों में नींद की जगह महेश के लौट आने का खौफ था। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे और हाथ पैर फूल रहे थे। तभी सोचते सोचते वो अपनी 3 साल पहले की जिंदगी की यादों में खो जाती है, जब वो पहली बार कॉलेज के एक फंक्शन के दौरान महेश से मिली थी। महेश एक बड़े खानदान से था, लंबी गाड़ी, खूब सारा पैसा। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर अपनी जान छिड़कती थी। ऐसे ही एक दिन वो सुबह सुबह कॉलेज के अंदर हाथों में गुलाब का फूल लिए काजल के पास आता है और घुटनों के बल बैठकर बोलता है, काजल, कहने को तो सारे कॉलेज की लड़कियां मुझ पर मरती हैं, पर मैं बस तुम पर मरता हूँ। जब से तुमसे मिला हूँ हर पल हर जगह तुम ही नजर आती हो। आई लव यू काजल। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ महेश, पर कभी कह नहीं पाई क्योंकि मुझे लगता था कि तुम बस मुझे अपनी एक अच्छी दोस्त समझते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। काजल की बात सुनकर महेश उठ खड़ा होता है और उसके माथे को चूमकर उसे गले लगाता है। कॉलेज के सभी स्टूडेंट ये सब नजारा देखकर तालियां बजाने लगते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन काजल और महेश पार्क में घूम रहे थे। तभी महेश की नजर एक गोलगप्पे वाले पर जाती है और वो काजल से कहता है, काजल, चलो गोलगप्पे खाते हैं। तुम्हें गोलगप्पे पसंद हैं? अरे बहुत ज्यादा पसंद है, चलो जल्दी चलो। चलो, मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। जिसके बाद महेश और काजल दोनों ही गोलगप्पे खाने के लिए गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं और जी भर के खट्टे, मीठे, तीखे और चटपटे गोलगप्पे खाते हैं। ऐसे ही एक दिन महेश का दोस्त युवी उससे मिलने के लिए उसके घर आता है, जहां काजल पहले से ही मौजूद थी। युवी काजल को देखकर उस पर अपना दिल हार बैठता है, तो वहीं काजल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दिन गुजरते हैं। काजल के दिल में अब युवी के लिए प्रेम उमड़ आता है। ऐसे ही एक दिन युवी और काजल एक दूसरे से कैफे में मिलते हैं, जहां युवी बोलता है, काजल, जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ, और हम दोनों के शातिर दिमाग में एक ही प्लान है, महेश की मौत, जिसके बाद उसका सारा धन दौलत हमारा होगा। ठीक है, तुम बस मुझे जहर ला के दे दो, बाकी सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगी। इसी तरह दोनों महेश को मारने की युक्ति बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं।
कुछ दिन बाद युवी काजल को जहर लाकर दे देता है, जिसके बाद काजल घर जाकर महेश के लिए गोलगप्पे बनाती है। और कुछ देर बाद जब महेश आता है तो काजल हाथों में गोलगप्पे लिए उसके पास आती है और बोलती है, जान देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए गोलगप्पे बनाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना? आज मैं तुम्हें ये गोल गोल गोलगप्पे अपने हाथों से खिलाऊंगी। इतना कहकर काजल महेश को वो जहर वाला गोलगप्पा एक के बाद एक खिलाती रहती है और तब तक खिलाती है जब तक महेश की मौत ना हो जाए। यूं ही सोचते हुए सुबह हो जाती है। काजल फ्रेश होकर नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही किचन में जाती है, उसे हर तरफ गोलगप्पे नजर आते हैं और एक डरावनी सी आवाज रसोई में गूंजने लगती है। आ गया मैं काजल, देखो हर तरफ मैं ही हूँ। तुम दोनों मारे जाओगे, ये गोलगप्पे ही तेरी मौत बनेंगे। ये सुनकर काजल थर-थर कांपने लगती है और भागकर बाथरूम में जाती है और खुद से बोलती है, ये सब मेरा वहम है। जो दिख रहा है वो नहीं है। हाँ नहीं है, वो मर चुका है, वो नहीं आ सकता, वो कभी वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इतना कहकर काजल जैसे ही खुद को शांत करने के लिए शावर ऑन करती है, तभी उसके शावर में पानी की जगह गोलगप्पे का तीखा हरा पानी आने लगता है, जिससे उसका बदन जलने लगता है और वो बोलती है, ये क्या हो रहा है? ये गोलगप्पे का पानी ये टंकी में किसने चढ़ा दिया? ये सब क्या हो रहा है? यूवी बचाओ मुझे। यूवी का नाम पुकारते हुए काजल बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि यूवी पागलों की तरह जमीन पर बैठे गोलगप्पे खा रहा है। तभी काजल बोलती है, ये क्या कर रहे हो? इतने सारे गोलगप्पे कहाँ से आए और तुम इन्हें खा क्यों रहे हो? खाऊंगा नहीं तो मरूंगा कैसे? ये गोलगप्पा नहीं, खूनी गोलगप्पा है। इतना कहकर यूवी काजल के मुंह को कसकर पकड़ता है और उसे जबरदस्ती गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है। तभी काजल बोलती है, यूवी ये क्या कर रहे हो? मुझे साहस नहीं आ रहा है, छोड़ो, मुझे नहीं खाने ये। यूवी नहीं, महेश। जान कैसे भूल गई मुझे? गोलगप्पे तो तुम्हें खाने ही होंगे। खाओ खाओ खाओ। यूवी के अंदर से महेश की आवाज सुनकर काजल के शब्द उसके मुंह से बाहर ही नहीं निकलते, जिसके बाद यूवी काजल को बाथरूम में ले आता है और पानी का नल चलाकर एक बाल्टी में गोलगप्पे का पानी भरता है और काजल का मुंह उस पानी की बाल्टी में डुबो देता है और बोलता है, खूनी गोलगप्पा खिलाकर मारा था ना मुझे, जहर दिया था मुझे इस यूवी के साथ मिलकर। इसे तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, अब तो तेरी बारी है। काजल प्यार करता था पर तुमने मुझे धोखा देकर मार दिया। मरोगी, आज तुम भी मरोगी मेरे हाथों से। इतना कहकर यूवी बार बार काजल का मुंह उस पानी की बाल्टी में डालता है और बाहर निकालता है। तभी काजल अधमरी हालत में बोलती है, महेश प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मरना तो होगा तुम्हें, तभी मेरी रूह को मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर यूवी काजल को बाथरूम से बाहर लेकर आता है और फिर से उसे गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है, जिसके बाद धीरे धीरे काजल की सांसें रुक जाती है और गोलगप्पे खाते खाते वो अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद यूवी में समाई हुई महेश की आत्मा भी उसके जिस्म से बाहर निकलकर बोलती है, हो गया मेरा बदला पूरा। जैसे इन दोनों ने मुझे मारा था, मैंने भी इन्हें मार दिया। अब मेरी आत्मा को राहत मिली है। इतना कहकर महेश की आत्मा हवा में गायब हो जाती है और उसे मुक्ति मिलती है। साथ ही यूवी और काजल को उनके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। हिमानी शर्मा एक सोशल वर्कर थी। हिमानी ने काफी औरतों को प्रेरित करके उन्हें रोजगार दिया था। ऐसे ही एक दिन सभी औरतों के साथ गर्ल्स स्कूल में वो इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंच चुकी थी और अपने टीम मेंबर्स को वो गर्ल्स वॉशरूम की चेकिंग करने के लिए भेज देती है, जहां वो लोग देखते हैं कि गर्ल्स वॉशरूम बहुत ही ज्यादा गंदा है और वहां ना कोई सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन है
ना ही हाथ धोने के लिए हैंड वॉश और ना ही कोई डस्टबिन। साथ ही पानी की टंकी में भी बदबूदार पानी भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हिमानी प्रिंसिपल से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनीता आती है और हिमानी के कान में धीरे से कहकर उसे गर्ल्स वॉशरूम के बारे में सब बता देती है। जिसके बाद हिमानी प्रिंसिपल से बोलती है, प्रिंसिपल मैडम, ये कैसी फैसिलिटीज है आपकी? आपने गर्ल वॉशरूम को जरा भी क्लीन नहीं करवा रखा। अरे ये सब कुछ तो छोड़िए, यहाँ तक कि आपने बच्चों के हाथ धोने के लिए हैंड वॉश तक नहीं रख रखा। अरे ये फैसिलिटीज है आपके स्कूल की? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। देखिए, या तो आप इस पर अभी के अभी गौर फरमाइए या फिर हमें कोई एक्शन लेना होगा। नहीं मैडम, आई प्रॉमिस, मैं जल्दी से यहाँ का मैनेजमेंट ठीक करवाती हूँ। इसके अलावा एक और बात, मैं स्कूल की सारी लड़कियों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना चाहती हूँ जिससे उन्हें पीरियड्स के बारे में पता चल सके। ओके, मैं अभी इसके सारे अरेंजमेंट करवाती हूँ। कुछ ही देर के बाद हिमानी के कहने पर प्रिंसिपल गर्ल्स को डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाती है जिससे गर्ल्स को अवेयर किया जाता है। साथ ही उन्हें पीरियड्स के दौरान होने वाली प्रॉब्लम और हाइजीन के बारे में भी सब बताया जाता है। अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद हिमानी अपनी टीम मेंबर्स के साथ वापस आ जाती है। एनजीओ के बाहर हॉर्न की आवाज बजती है और हिमानी अपना पर्स लेकर सबको बाय करके निकल जाती है और वो कार में जाकर बैठ जाती है जहाँ उसका पति मिहिर कहता है, सो कैसी रही आज तुम्हारी इंस्पेक्शन? अरे तुम्हें क्या बताऊं मिहिर, वॉशरूम इतने गंदे थे ना स्कूल के कि क्या ही बताऊं। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वो लोग डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और एक हेल्थ वेलफेयर की तरफ से लेटर आता है जिसे पढ़कर मिहिर बोलता है, हिमानी, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें हेल्थ वेलफेयर की तरफ से इनवाइट किया गया है। जो तुमने इतने रूरल एरियाज और बच्चों के लिए स्कूल में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, उसी के लिए तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे ही अगले दिन हिमानी अपने पति के साथ उस समारोह में पहुंच जाती है जहां हेल्थ वेलफेयर के ऑफिसर हिमानी को स्टेज पर बुला के उसे सम्मानित करते हुए उसके गले में हार पहनाती हैं। साथ ही उसे बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है। तभी वो ऑफिसर उससे कहती हैं, श्रीमती हिमानी शर्मा जी, आपने इन औरतों और स्कूल की बच्चियों की काफी मदद की है। उन्हें महामारी से जुड़ी सारी जानकारियां दी हैं, उनसे होने वाली खतरनाक बीमारियों से अवगत कराया। लेकिन कैसे? आप कब से जुड़ी इन सारी चीजों से? मतलब ये है मेरा कि आपको इन सब का अनुभव कब हुआ कि आपको इन सब औरतों की मदद करनी है? जी, मेरी जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई थी। अरे यार, कहाँ है तू? जल्दी आना, शो स्टार्ट होने वाला है। हाँ हाँ चल। ऑटो वाले भैया रुकिए। भैया, आजादपुर सिनेमा चलोगे क्या? दोनों ऑटो में बैठकर सिनेमा हॉल जाने के लिए निकल जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करती है और अचानक से ऑटो वाले का ऑटो खराब हो जाता है। दोनों ऑटो से बाहर निकलकर देखती हैं तो उन्हें आने जाने का कोई साधन नजर नहीं आता। तभी हिमानी बोलती है, भैया, ये ऑटो कब चलेगा? हमें पहुंचना है, वरना हमारी फिल्म तो ऐसे ही निकल जाएगी। मैडम जी, ये ऐसी जगह है कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। अरे भैया, मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, हो भैया रुकिए जरा। अब क्या करें यार, ये तो चले गए। दोनों रास्ता ताक ही रही होती है कि उन्हें सामने एक लड़की नजर आती है जो कि अपना पेट पकड़कर रो रही थी। हिमानी और उसकी दोस्त वहाँ पर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? दीदी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। अरे हिमानी, इसके कपड़े खराब हो गए हैं, लगता है इसे पीरियड्स हुए हैं। अरे हाँ श्वेता, इसे तो पीरियड्स ही हुए हैं। सुनो, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हें पीरियड्स हुए हैं, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? नहीं दीदी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बस थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहाँ ले चलिए। इतना कहकर दोनों उस लड़की को पकड़कर धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ बहुत सारी झुग्गियाँ होती हैं। कुछ ही देर में वो उसके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ हिमानी उसे पीरियड्स के बारे में सब कुछ समझाती है। साथ ही उसे पैड देकर उसे लगाने की पूरी प्रक्रिया को भी अच्छे से समझाती है। कुछ ही देर के बाद वो लड़की वॉशरूम से बाहर आती है
और उसकी मम्मी को इस घटना के बारे में सब बताती है, जिस पर लड़की की माँ हिमानी का विरोध करते हुए उससे कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसे समय में तो लड़कियों को सूती कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसे समय में सूती कपड़ा इस्तेमाल करना बेहद हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मैंने आपकी बेटी को पैड दिया है और मैं खुद भी इसे यूज करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम कब से ऐसा कर रहे हैं, हमें तो आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। श्वेता, मुझे लगता है यहाँ की औरतों को ना इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही ये जानना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है ताकि ये पीरियड्स के समय में सिक्योर रहे। हिमानी कुछ देर के बाद वहाँ से अपने घर आ जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक रात हिमानी उन्हीं झुग्गी झोपड़ी वाली औरतों के बारे में सोचती है। उसे रात भर नींद नहीं आती और वो करवटें बदलती रहती है। ऐसे में वो उठकर खुद से कहती है, जब तक मैं उन औरतों के लिए कुछ कर ना दूं ना, मुझे चैन नहीं आएगा। मैं वहाँ फिर से जाऊंगी और एक एक को पकड़ पकड़ कर समझाऊंगी। 2 दिन के बाद हिमानी श्वेता को उन ग्रामीण महिलाओं के उद्धार करने के लिए मना लेती है और बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स लेकर उस बस्ती में जाती है और महिलाओं को अच्छे से समझाती है कि पीरियड्स के दौरान होने वाले भयंकर बीमारियां और खाना पीना क्या चाहिए। साथ ही सैनिटरी नैपकिन्स इस्तेमाल करने के बारे में भी उन्हें सारी जानकारी देती है। इतना ही नहीं बल्कि वो उन्हें स्वस्थ महामारी के बारे में भी पूरी जानकारी देती है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। देखते ही देखते 1 साल में हिमानी काफी हजारों की तादाद में महिलाओं को मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ बताती है और इसी बीच वो एक हेल्थ वेलफेयर एनजीओ में जाकर उनसे कहती है, सर, मैं विमेन मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर एक एनजीओ ओपन करना चाहती हूँ जिसमें मुझे आपकी जरूरत है। प्लीज क्या आप डोनेशन करके मेरी मदद कर सकते हैं? जी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, माफ कीजिए, धन्यवाद। लाख बोलने पर भी एनजीओ का ऑफिसर उसे मना कर देता है और मुंह लटकाते हुए हिमानी बाहर निकलती ही है कि मिहिर नाम का एक लड़का उसकी मदद करने के लिए खुद उससे कहता है, जिसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलकर अपना विमेन्स केयर के नाम से एनजीओ ओपन करते हैं। समय बीतता जाता है, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और देखते ही देखते दोनों को कुछ ही महीनों के बाद एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो लोग शादी कर लेते हैं। अब दोनों मिलकर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स के फायदे और उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने लगते हैं। साथ ही वो बेरोजगार औरतों को एनजीओ में रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही एक दिन हिमानी मिहिर से कहती है, थैंक यू मिहिर, मेरी छोटी सी उड़ान को पंख देने के लिए। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। अरे पगली, ये तो मेरा फर्ज था, जो तुम्हारा सपना था वही मेरा था। 1.5 साल यूं ही बीत जाता है और हिमानी एक जानी मानी सोशल वर्कर बन जाती है। कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी टीम के साथ स्कूल में इंस्पेक्शन करके आती है, जिसके बाद उसे ऐसे कार्य करने के लिए समारोह में सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे मैंने महिलाओं की मदद करना शुरू किया, जिसमें मेरे पति मिहिर ने मेरा पूरा साथ दिया और देखते ही देखते मैंने इतनी सारी औरतों को जागरूक किया। उसकी इस जर्नी के बारे में सुनकर जोरदार तालियां बजाकर लोग हिमानी का शुक्रिया करते हैं और इस तरह वो सभी वापस उससे प्रेरणा लेकर अपने घर चले जाते हैं। साथ ही लोगों को सैनिटरी नैपकिन्स और पीरियड्स के बारे में जागरूक करना भी शुरू कर देते हैं। इसी तरह आगे चलकर वो और भी ज्यादा महिलाओं का उद्धार करती है और उन्हें खुद के लिए सक्षम बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।